नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाई बीपी के बारे में। लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपका हाई बीपी कम ही नहीं हो रहा है तो यह वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है। इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे कि हाई बीपी में होता क्या है और यह कम क्यों नहीं होता और क्या हमारी गलतियां होती हैं जिसके कारण हमारा हाई बीपी ठीक नहीं होता है और कई बार तो बढ़ता ही चला जाता है। तो हाई बीपी की अगर हम बात करें, बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, यह एक डिसऑर्डर होता है। जैसे कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। यह दोष डिसऑर्डर ही होते हैं, अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जब यह डिसऑर्डर हो जाता है, कोई भी दोष इनमें से बढ़ जाता है, तो वह अलग अलग बीमारी लेकर आता है। हाई बीपी जो होता है वह पित्त दोष की तरह ही होता है। अगर उसके लक्षणों की बात करें तो बिल्कुल सेम पित्त दोष की ही तरह होते हैं। अंग्रेजी में उसे हाई बीपी या फिर हिंदी में उच्च रक्तचाप कह देते हैं, लेकिन बेसिकली वो पित्त दोष ही होता है। जो रक्त में अम्ल चला जाता है बेसिकली वही हाई बीपी कहलाता है। तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि आपके रक्त में अम्लता बढ़ गई है। लक्षणों की अगर हम बात करें तो हाई बीपी वालों को तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बात कर लेते हैं। बहुत जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है और कईयों को प्यास बार बार में लगती है, मुंह बार बार में सूखता है, गला सूखता रहता है और गर्मी बहुत ज़्यादा बनती है उनके शरीर में। एसिडिटी बन जाती है, पेट में जलन, और वह जलन घूमती है शरीर में, पेट से छाती में चली जाएगी। कईयों के तलवों में जलन देखी गई है। और थोड़ा सा भी कुछ भी कर लें, कोई भी भारी सामान इधर से उधर ला कर रख दे तो सांस चढ़ जाएंगे। सीढ़ी चढ़ते वक्त तो हमेशा ही सांस चढ़ते हैं। और कई बार साइकिलिंग या फिर पैदल या फिर रनिंग, वो तो बिल्कुल ही सांस चढ़ जाते हैं उनके, उनसे तो फिर होगा ही नहीं। एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, कई बार अंदर अंदर घुटन इतनी महसूस होने लग जाती है कि यह मेरे एकदम से क्या हो रहा है। तो जब रक्त का प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर वो जहाँ जहाँ फ्लो करेगा और जो भी ऑर्गन आपकी थोड़ी बहुत कमज़ोर होगी वह इसके हिसाब से रोग पैदा करता चले जाएगा। जैसे कि कई डॉक्टर को भी कहता सुना आपने सुना होगा कि हाई बीपी अपने आप में रोग ना होकर के अन्य रोग पैदा कर देता है। सबसे जो घातक रोग होते हैं वे तो किडनी के रोग पैदा करता है। किडनी के कभी भी लक्षण उठा के देख लेना, उसमें हाई बीपी सबसे पहले मिलेगा। दूसरा जो सबसे रोग पैदा करने के लिए यह करता है वह है डायबिटीज़। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह। मधुमेह रोगियों को भी देखना आप, उनके हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत मिलेगी। और लीवर संबंधित रोगों में भी यह देखा गया है इसके कोजेज में कि हाई बीपी लीवर संबंधित रोग भी कर देता है। हालांकि ये दोनों परस्पर हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण होते हैं कि एकदम से क्यों बढ़ जाता है। देखिए, जिनको पता है कि हम बाहर जाकर कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तीखी चीज़ें खा रहे हैं, मैदे वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो ठीक है, वो साफ साफ पित्त बढ़ाते हैं। तो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ अगर कोई भी खाएंगे तो आपके आने वाले टाइम में हाई बीपी होगा ही होगा। तो जो बाहर का भोजन खाते हैं उनको तो पता ही होता है, हाँ भाई हमने बाहर का भोजन खाया, हमें हाई बीपी हो गया। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर का भोजन नहीं खाते और उनके फिर भी हाई बीपी होगा। अब वह परेशान हो रहे होंगे कि हमारे हाई बीपी क्यों हुआ। देखिए, कई बार हम घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अत्यधिक सेवन से पित्त हमारा बढ़ जाता है। पित्त हमेशा 3 रसों से बढ़ता है। एक तो खट्टा, जो कि खट्टी चीज़ें होती हैं। दूसरा हो गया नमकीन, जो कि समुद्री नमक होता है या फिर जो भुजिया आदि होती हैं। और तीसरा हो गया तीखी चीज़ें। जो जो भी तीखी चीज़ें होती हैं वो बेसिकली हमारे शरीर में गर्मी लाती हैं, जलन लाती हैं। और पित्त होता ही क्या है, हमारे शरीर की अग्नि। तो इन 3 रसों का या इनसे मिलती जुलती जिनके अंदर यह चीज़ इनके अंदर जो मिलेंगी, जैसे समुद्री नमक है वह नमकीन हो गया, नमकीन भुजिया हो गई, और खट्टी मीठी चीज़ें हो गई, और तीखी चीज़ें हो गई जो गोलगप्पा समोसा, यह क्या है, मैदे से युक्त तीखी चीज़ें। तो यह साफ साफ पित्त को बढ़ाती हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा आपने इनमें से किस चीज़ का सेवन करा है, तो यह सारी पित्त को बढ़ाती हैं। तो आपके हाई बीपी होगा। और अगर आप यह यूज़ कर रहे होंगे, अभी तक यूज़ कर रहे होंगे, तो यही सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक आपका हाई बीपी ठीक नहीं हो रहा है। मेरे पेज पे एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि मेरा हाई बीपी ठीक ही नहीं हो रहा है, 190 200 ही रहता है। जब मैंने उससे डाइट चार्ट पूछा तब उसने बताया कि मैं सिंपल सुबह 2 रोटी खाता हूँ और नॉर्मल सब्जी खाता हूँ, दोपहर में 2-3 रोटी और रात को भी 2-3 रोटी, दिन में 1 कप चाय पीता हूँ। तो मैं बाहर का भी नहीं खाता, फिर मेरा हाई बीपी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, अब आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम रोटी सब्जी के अलावा कुछ नहीं खाएंगे और 1 कप जो चाय होगी, चाय अपने आप में वैसे भी पित्तवर्धक है, तो आपका बीपी कम कैसे होगा।
चलो ठीक है, मान लिया कि आपका कोई आप बाहर की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं खा रहे हैं, लेकिन पित्त घटाने वाली भी चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं। आप इतने दिन से 190 से 200 हाई बीपी पे स्टक हैं, तो वह बढ़ भी नहीं रहा लेकिन घट भी नहीं रहा। तो मैंने उसको सजेशन यही दिया था कि आप बेशक सुबह की रोटी अगर जो है वो छोड़ सकते हो छोड़ दे, उसकी बजाय आप फल आहार लीजिए, तो वह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने बताया है, देखते हैं 1 महीने बाद उसका क्या रिजल्ट रहता है। आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आपका बीपी मतलब बढ़ भी नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है, एक जगह स्टक हो गया है, तो क्या चेंजेस करने की आपको जरूरत पड़ेंगे। सेकंड, अगर आपका बीपी बढ़ रहा है और ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो आपको किस तरीके का उसमें करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि परहेज से। उपचार चाहे कोई भी ले रहे हैं आप, जो भी मैं बताऊंगा वो लें चाहे ना लें, चाहे आप एलोपैथी लें, चाहे कोई भी उपचार आप ले सकते हैं, लेकिन जो मैं परहेज बता रहा हूँ, मैं आयुर्वेदिक परहेज है, उनका पालन आपको जरूर करना है, आपको जरूर अच्छा फायदा रिजल्ट मिलेगा। तो परहेज में आपको जो मैंने 3 रस बताए हैं, आप उनको अवॉइड कर दीजिए। मैं कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं बता रहा, ना मैं अपनी कभी किसी वीडियो में बताता। मैं चाहता हूँ कि आप अपने खुद का थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए कि ऐसे जो भी 3 रस वाले जो भी चीज़ें होंगी, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे को क्या खाना है क्या नहीं खाना। जो भी तीखी चीज़ें जो भी होंगी, उनको आप दूर से ही राम राम कर दीजिएगा, वह नहीं खानी है आपको। अब उसमें से कोई भी 1 2 3 करके नहीं गिनवा रहा, जितनी भी तीखी चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी। खट्टी चीज़ें नहीं खानी है आपको, लेकिन अपवाद इसमें से एक मैं बता देता हूँ। खट्टी चीज़ों में जैसे आंवला है, आंवला रसायन है, तो आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। या फिर जो नींबू है, नींबू की शिकंजी अगर आप बना के पीना चाहें तो वह भी आप पी सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पित्तनाशक हैं। इनके अलावा जितनी भी इमली विमली जो भी खट्टी वट्टी चीज़ें होती हैं, या कोई नमकीन खट्टी मीठी जो भी बनी होती हैं, तो उन सारी खट्टी चीज़ों का आपको अवॉइड करना है। तो इसमें दही भी इंक्लूड हो जाता है, कई बार खट्टी दही या खट्टी छाछ भी इंक्लूड होती है, तो उनका भी आपको सेवन नहीं करना है। फिर उसके बाद जो चीज़ें आती हैं आपकी, खट्टी हो गया और तीखी हो गया, फिर उसके बाद लवण आता है। समुद्री नमक आज से ही बंद कर दीजिए। अगर आपको यूज़ करना है अपने घर में नमक, तो सेंधा नमक यूज़ कीजिए। सेंधा नमक त्रिदोष नाशक होता है, और वह भी थोड़ा सा कम मात्रा में कीजिएगा, क्योंकि त्रिदोष नाशक है, इसका मतलब यह नहीं आप कितना भी डाल लीजिए, अधिकता हर एक चीज़ की खराब बताई जाती है, तो वह अधिक मात्रा में भी यूज़ ना करें। और कच्चा नमक ना खाएं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, सलाद आदि काट लेते हैं, उसके ऊपर से नमक छिड़क देते हैं। सब्जी में नमक कम रह जाता है तो उसके ऊपर से नमक छिड़क लेते हैं। कोई भी आइटम, पकौड़ा आदि या ऐसी कोई भी चीज़ बनाए जिसके ऊपर से नमक डलता हो, वह मत खाएं। जब तक नमक उबला ना हो तो उस नमक का सेवन कभी भी ना करें। तो यह 3 रस वालों का जो आप है, अगर आप करते हैं तो बिल्कुल आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे। उसके अलावा जो मधुर रस वाली जो चीज़ें होती हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं, जैसे कि मिश्री हो गया। अच्छा, चीनी और मिश्री का भी इसमें आपको अवॉइड करना है, जो केमिकल वाली बनी होती हैं। अब आपको मिश्री यूज़ करना है। अगर आप कोई भी दूध पी रहे हो, उसमें मीठा मिलाना हो, या कोई भी किसी भी चीज़ में मीठा मिलाना हो, तो आप देशी धागे वाली मिश्री का यूज कीजिएगा, क्योंकि यह पित्तनाशक भी होती है और तासीर में ठंडी भी होती है। तो मधुर चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, और फलों में भी जो मधुर होते हैं उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। और डायबिटीज़ अगर जिसको है तो वह भी फलाहार का आप आराम से सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। शहद का उपयोग आप कर सकते हैं मधुमेह वाले, लेकिन उसकी जो शुद्धता है वह आप देख लीजिएगा। बाजार में केमिकल युक्त होते हैं, और केमिकल के साथ साथ मिलावट भी होती है, चाशनी आदि डाल देते हैं, तो वह सब ना हो। अगर आपको गांव का कोई देशी शहद अगर आपको मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह भी पित्तनाशक होता है, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कड़वी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुटकी, गिलोय, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ 6 रस होते हैं, मैंने 3 रस आपको जो पित्त को बढ़ाते हैं उनके बता दिया था। एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो 3 रस जो बढ़ाते हैं वह है खट्टा और नमकीन और तीखा। यह तीनों रस आपके पित्त दोष को बढ़ाते हैं। उसके जो अगेंस्ट में होते हैं वह है मधुर और कसेला, और जो शहद आदि जो बताया था, जो शायद कसेला नाम नहीं है, जो कसीली जो चीज़ें होती हैं जैसे हरड़ बहेड़ा आंवला या कसीली चीज़ें होती हैं, शहद कसेला होता है, तो वह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मधुर, कसेला, और तीसरा जो मैंने बताया था वह है कटु, सॉरी कटी नहीं, कड़वा, कड़वी चीज़ें जो बताई थी, तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ फल बताता हूँ आपको, कौन कौन से फल आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी पित्तनाशक फल हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे मैंने प्रॉपर जो भी पित्तनाशक जो फल हैं उनकी प्रॉपर वैसे तो लिस्ट दे रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप आई बटन पर आप देख लीजिएगा।
तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं। वैसे मैं कुछ फलों के नाम बता देता हूँ। तो आप केला खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, और गाजर के सीज़न पे आप गाजर भी खा सकते हैं, चीकू भी खा सकते हैं। तो बेसिकली यह कुछ पित्तनाशक फ्रूट्स होते हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं। और गर्मी आने पर आप खरबूज और तरबूज का भी सेवन कर सकते हैं। तो यह भी पित्तनाशक चीज़ें होती हैं। तो केवल रोटी ना खाएं, आप फलों का सेवन जरूर करें, क्योंकि यह पित्तनाशक होते हैं। हमारी जो शरीर में जो अग्नि इकट्ठी हो रखी है, रक्त में जो अम्लता जा रखी है, उनको कम करने के लिए यह फलाहार जरूरी है, क्योंकि इनका रस, इनका निचोड़ जब रक्त में जाएगा तभी तो जाके अम्लता खत्म होगी। रोटी खा ली नॉर्मल, आपने वह पच गई, आप चाहे 50 साल और खाते रहे हैं, इस तरीके का भोजन कभी भी हाई बीपी कम नहीं होगा। और क्या पता आने वाले टाइम में अगर आप थोड़ी बहुत भी गलती कर देते हैं तो वह हाई बीपी आपका फिर बढ़ जाएगा। एक नुस्खा बताता हूँ मैं आपको। आपको लेना है कुटकी और चिरायता। यह दोनों चीज़ आपको पंसारी से मिल जाएंगी। दोनों कड़वी होती हैं वैसे तो। वो दोनों का चूर्ण बना लीजिए। 100 ग्राम कुटकी, 100 ग्राम चिरायता, दोनों का चूर्ण बनाकर मिक्स कर लीजिएगा। इसकी 1 चम्मच लीजिएगा, एक नहीं, शुरुआत में आधी कर लीजिएगा, आधी चम्मच लीजिएगा। आधी चम्मच आधे गिलास पानी में रात को डाल दीजिए, उसको ढक दीजिए। अगले दिन सुबह उस पानी को छान कर पी लीजिए। जैसे ही पिए गिलास को धो करके फिर आधा गिलास पानी डाल दे, आधी चम्मच फिर से यह मिक्सचर चूर्ण डाल दे, और इसका सेवन फिर शाम को खाली पेट करना है। इसी तरीके से दोनों टाइम आपको करना है। यह अत्यंत पित्तनाशक होता है, यह रक्त शोधक होता है। रक्त शोधक और पित्तनाशक अगर हो गए, इसका मतलब यह डायरेक्ट आपके रक्त में जा करके के जो आपका अम्ल इकट्ठा हो रखा है उसको काटता है यह। और यह इतनी तगड़ी चीज़ है, यह किसी भी बुखार, किसी भी तरीके का, मलेरिया, वायरल, कोरोना जो भी है, उस हर एक बुखार में आप इसको दे सकते हैं। और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। आप इसको गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़रूर से ज़रूर करें। जिनको स्किन के कोई भी डिजीज़ हो, सोराइसिस, एक्जिमा, सोराइसिस तो इसने 1 महीने में ही आराम दिखाया है, तो उसके लिए भी आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत फ़ायदेमंद है, रक्त को बिल्कुल साफ़ कर देता है। और जिनको चर्म के और भी कोई भी अन्य रोग हो, उनको भी इसका सेवन कर सकते हैं। और श्वास संबंधी अगर किसी को दिक्कत हो, खांसी, जुखाम, और या फिर फेफड़ों की दिक्कत हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ आप जरूर करके देखिएगा। 1 महीने के अंदर 200 बीपी वालों को 130 140 तक आता देखा है। और वह अभी भी निरंतर प्रयोग करेंगे तो आने वाले टाइम में जरूर ठीक होगा। फलाहार रखिएगा, और यह एक जो नुस्खा बताया यह रखिएगा। और दूध अगर आप पीते हैं तो दूध के साथ आप एक चूर्ण बताता हूँ, अर्जुन की छाल का चूर्ण आप इसके साथ ले सकते हैं, या फिर दूध में उबाल करके भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। जितना दूध पीते हैं उसमें उसके ऊपर आधा गिलास पानी और डाल दीजिएगा। जब वह दूध उबलते उबलते पानी सारा जल जाए और थोड़ा सा दूध और जल जाए, तब उसको उतार कर छान कर बढ़िया मिश्री विश्री मिला करके आप सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल चाय की तरह इसका रंग होता है। सुबह खाली पेट अगर आप चाय पीते हैं तो यह अर्जुन का काढ़ा दूध में बनाया हुआ आप पीजिएगा। अत्यंत रक्त पित्त भी नाशक है यह। रक्त पित्त यानी कि जो इंटरनल ब्लीडिंग कई बार लोगों को आ जाती है, नाक से नकसूरी आ जाती है, यह पित्त का रोग होता है, तो यह भी ठीक करता है। साथ में पित्तनाशक तो है ही, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह इतना भी आप अगर आप कर लेते हैं तो मेरे को 1 महीने बाद अपना हाई बीपी जरूर बताना। आज नोट कर लेना, और कल से यह बेसिक नुस्खा शुरू कर देना। आयुर्वेद की तरफ से मेरी गारंटी है। बेशक चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना, कमेंट में आके गाली लिख देना कि मेरा हाई बीपी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। अगर आपका हाई बीपी ठीक नहीं होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में आप आके गाली बक सकते हैं। बिल्कुल श्योरिटी के साथ ठीक हो। जितना पे भी है उसका अभी तक मैंने बताया है तो उन्होंने अच्छे ही रिजल्ट बताए हैं, लेकिन जो परहेज बताए हैं, परहेज का जरूर पालन कीजिएगा। और आपका चाहे जो भी रिजल्ट हो, आप कमेंट में आके जरूर बताइएगा। अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो औरों को प्रेरणा मिलेगी, नहीं मिलेगा तो साथ साथ साइड में अपना डाइट प्लान भी लिख दीजिएगा। हो सकता है आपने कोई डाइट में कोई गलती करी हो। तो यह थी आज की मेरी वीडियो हाई बीपी पे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आप सब अच्छा रिजल्ट बताएंगे। यह वीडियो की जो भी डाइट है मैंने उसको अगर फॉलो करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में बिल्कुल पूछ लीजिएगा, कोई झिझक मत रखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी ही वीडियो और बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।